हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेक्टर एनालिसिस के इस चौथे लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़े, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और कन्वेंशनल मेथड्स में से वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। तो बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायंगुलर लॉ या त्रिभुज का नियम हम तब लगाते हैं जब दो वेक्टर्स इस तरीके से रखे हों कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पर रखा हो, यानी एक वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु पर रखा हो। लेकिन अगर कहीं कंडीशन ऐसी हो कि दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ी हुई हो, है ना, इस तरीके से अगर वेक्टर्स ऐसे जुड़े हैं, इनकी देखिए दोनों की टेल्स एक पॉइंट पर है, या वेक्टर्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इनकी टिप यानी इनके प्रारंभिक बिंदु या इनकी नोकें क्या हैं, ये एक स्थान पर जुड़ी हुई हैं। तो इस केस में हम ट्रायंगल लॉ ना लगा करके क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। और ये नियम है क्या, ये भी आप देख लें कि इफ टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन हेड टू हेड और टेल टू टेल ओरिएंटेशन, यानी अगर दो वेक्टर्स को हम लोग ऐसे अरेंज करें एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट्स यानी संयुग्मी भुजाओं के अनुगत, यानी एक दूसरे से जॉइंट साइड्स के अलोंग इस तरीके से रखें कि दोनों के या तो हेड से हेड मिले हों इस तरीके से, या टेल से टेल मिले हों। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है कि द डायगोनल जॉइनिंग सिमिलर एंड्स, यानी सिमिलर एंड्स से जाने वाला डायगोनल। सिमिलर एंड्स का मतलब जैसे यहां पर मैं आपको ये बना करके दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये वेक्टर आपके ऐसे रखे हुए हैं। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने यही सेम वेक्टर यहां पर ड्रॉ कर दिया और ये वेक्टर इस जगह पर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इसमें दो डायगोनल हैं। एक तो बना डायगोनल हमारा ये वाला, ये डायगोनल देखो कहां से जा रहा है, हेड टू टेल ओरिएंटेशन और हेड यानी नॉन सिमिलर एंड है। यहां पर इसकी नोक पर इसकी पूंछ रखी हुई है, इसकी टिप पर इसकी टेल रखी हुई है। अगर आप मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाला भी वेक्टर ए है और ये वाला भी वेक्टर बी है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए क्या है कि इस पॉइंट पर बी की टिप पर ए की टेल रखी है, या यहां देखें तो ए की टिप पर बी की टेल रखी हुई है। तो इनसे जोड़ने वाला डायगोनल नहीं, वो डायगोनल जो सिमिलर एंड्स को जोड़ रहा है, यानी ये टेल से टेल को और टिप से टिप को, सिमिलर एंड से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या शो करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा, यानी ए और बी को जोड़ने पर जो वेक्टर बना है उस वेक्टर को बताएगा। यानी ये वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल, दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट वेक्टर आर विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये समांतर चतुर्भुज का नियम पिछले लेक्चर की तरह ही इस लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन में हिंदी में पूरा दिया हुआ है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो वहाँ से इसको देख करके, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है और इतनी इंग्लिश कठिन नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, अपने वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स यानी संयुग्मी भुजाओं के अनुगत इस तरीके से रखते हैं कि दोनों के सिमिलर एंड्स एक पॉइंट पर हों, ठीक है, तो उनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसका वो डायगोनल जो सिमिलर एंड्स को मिला रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के रिजल्टेंट को, दोनों सदिशों के योग के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। देखते हैं इसकी मैथमेटिक्स, और इसकी मैथमेटिक्स एकदम वैसे ही है जैसे आपके ट्रायंगुलर लॉ की थी। तो देखिए बच्चों, पिछली बार की तरह फिर से वही दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके मैग्नीट्यूड्स क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। और ए और बी को जोड़ने पर हम मानते हैं इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो वेक्टर आर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, हम लोगों को अभी तक हम लोगों ने इसको किससे जोड़ा था, ट्रायंगल लॉ से जोड़ा था, जिसमें एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखा था। अब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है, यानी इस वेक्टर की टेल को उठा करके यहाँ पर रखना है, यानी इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पर कर देनी है। तो किस तरीके से होगी देखिए, ये बन गया हमारा वेक्टर बी और इनके बीच का ये एंगल हो गया हमारा थीटा।
अब हम क्या करें, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है स्मॉल a और इसकी वैल्यू कितनी है स्मॉल b। तो a लेंथ का एक वेक्टर यहां पर खींच दें और b लेंथ का एक वेक्टर यहां पर खींच दें। इस तरीके से ये a वेक्टर के जैसा ही एक वेक्टर ऊपर और b वेक्टर के जैसा ही एक वेक्टर यहाँ पर, स्मॉल b जिसका मैग्नीट्यूड है, और इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए, सेम पॉइंट सिमिलर एंड को जोड़ने वाला, यानी ये दोनों टिप्स को और दोनों टेल्स को जोड़ने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, यानी कि ये जो डायगोनल होगा हमारा, ये शो करेगा किसको? वेक्टर आर को, जो कि किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बच्चों, अगर आप ये ऊपर वाला हिस्सा ढक लें तो देखिए ये ट्रायंगल लॉ ही तो है। ये वेक्टर इसमें बी वेक्टर को ऐड कर दिया गया, यानी फिर से पूरी की पूरी मैथमेटिक्स वहीं पर आ गई जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। इसको मैं पी बोल दे रहा हूँ, इसको एम बोल दे रहा हूँ, और यहाँ से इसकी इस साइड का मैग्नीट्यूड आर है। आपको पता क्या क्या है? ए, बी और थीटा। फाइंड क्या करना है? आर। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अगर अल्फा कोण बना रहा है, तो देखिए जरा वेक्टर बी से कितना बनाएगा? थीटा माइनस अल्फा। यही तो बनाएगा ना, इसको सीधा लिख दे रहा हूं। ये कितना एंगल बनाएगा? थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां डायरेक्शन भी हम लोगों को निकालने में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब देखिए, फिर से क्या करना पड़ेगा हमें? यहां से फिर m से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। mn, इस पॉइंट को q बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। सोचो ये बड़े वाले, अब ऊपर वाला फिगर भूल जाओ, क्योंकि ये तो पहले वाली ही मैथमेटिक्स हो गई कि इस ट्राइंगल पी एम एन, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, इसमें अगर हमें ये पूरा बेस और परपेंडिकुलर पता लग जाए तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना तो ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है, जिसके लिए हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल क्यू एम एन। तो वही सारी चीज़ें, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, इतने पोर्शन को, मैथमेटिक्स को। इन ट्राइंगल क्यू एम एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एम एन अपॉन बी। तो यहां से क्या आ जाएगी? एम एन की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1a। और कॉस थीटा अगर आप लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, कॉस थीटा क्यू एन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इक्वेशन 1b। अब देखिए, ये आपको पता लग गया, ये आपका बी कॉस थीटा है और ये क्या है आपका? बी साइन थीटा। तो अब आपको परपेंडिकुलर पता लग गया बी साइन थीटा, और बेस कितना है? ये इतना ए और ये बी कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN क्या हो जाएगा बच्चों? पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोलते हैं। एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इन दोनों टर्म्स में क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2ab cos theta, and value of sin square theta plus cos square theta by identity is equal to 1. So its value will be 1. Then your result will be r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. That is the magnitude of resultant. That is what we are seeking for. Equation number 2. सो यहां से हम लोगों ने क्या निकालना शुरू किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी हम यहां से सदिश आर का यानी परिणामी का परिमाण निकालने जा रहे थे हिंदी में अगर बात करें तो। अब यहां से देखिए फिर वही पुरानी वाली चीज आ जाएगी कि अगर हम आर की वैल्यू लिखना चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है ना, ये इतनी चीज सही है, आ जाएगी। अब देखो बच्चों, यहां से इसको अगर हम किताबी भाषा में लिखना चाहें तो आर को क्या लिखेंगे, यहां देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए है क्या, मैग्नीट्यूड ए इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा किताब में दिया हुआ फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। तो आपने देखा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ये कोई अलग रिजल्ट नहीं देते हैं, बस ये अलग कंडीशन में लगने वाले लॉ हैं जो कि अब नहीं यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये लॉज क्या है, केवल 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हैं। अब अगर किसी सिस्टम में 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं या कहीं पर मोमेंटम जो डिवाइड हो रहा है वो 2 से ज़्यादा बॉडीज़ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे और उनको हम अगर ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो टफ और लंबी होती चली जाएगी। तो उसको हम आसान करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अपना डिकम्पोजिशन मेथड यानी कंपोनेंट मेथड, ठीक है, जिसको हम सदिश वियोजन बोलते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अल्फा डायरेक्शन ऑफ आर, यहीं पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसको आप चाहें तो नोट कर ले, वैसे अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अब ये देखिए ज़रा डायरेक्शन कहाँ से आ जाएगी आपकी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, दिस इज tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चे mn अपॉन pn, यानी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, या अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए इसमें कैसे पता लगे कि किस साइड से हम लोग निकाल रहे हैं, यानी किस वेक्टर से हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो जिसके पास थीटा का टर्म नहीं है, देखो b cos थीटा ना, यानी ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ b along a, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर के साथ थीटा एसोसिएटेड नहीं है हम उसके रिस्पेक्ट में एंगल फाइंड कर रहे हैं, और यही हमारा रिजल्ट किससे आया था, ट्रायंगल लॉ से। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या आप कह सकते हैं कि 2 सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम का ये मैथमेटिक्स थी, उसका प्रूफ था जो, और इसके रिजल्ट ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 रिजल्टेंट की यानी परिणामी सदिश का मान यानी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और डायरेक्शन बता रहे हैं। सेम यही चीज़ आई थी किससे, ट्रायंगुलर लॉ से। अब अगला हम देखते हैं कि पॉलीगन लॉ क्या होता है। पॉलीगन लॉ जो है वो कोई नया लॉ नहीं, बल्कि ये ट्रायंगुलर लॉ का यानी त्रिभुज नियम का ही एक्सटेंडेड आगे बढ़ा हुआ स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि दिस लॉ इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ
एडिशन एंड यूज टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टरों से ज़्यादा जब हमें जोड़ने होते हैं तो हम पॉलीगन लॉ को यूज़ करते हैं। वैसे इस लॉ का यूज़ केवल और केवल रीजनिंग के सवालों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए रीजनिंग के सवाल आते हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स कम लगानी है और केवल पिक्चर में ही आंसर को बता देना है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए यूज़ करते समय बातों को क्या ध्यान में रखा है कि इफ़ वी हैव टू ऐड n वेक्टर्स, अगर हमें n वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम उन वेक्टर्स को अरेंज करते हैं हेड टू टेल ओरिएंटेशन में, ठीक है ना, यानी एक का अंतिम बिंदु दूसरे के शीर्ष पर रखा रहेगा, एक का टिप दूसरे की टेल पर रखी रहेगी, और एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें n+1 साइड्स हो। यानी अगर हमें 4 वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम एक पेंटागन के साइड्स के अलोंग रखेंगे। 5 वेक्टर्स को जोड़ना है तो षटभुज यानी हेक्सागन के साइड्स के अलोंग रखेंगे, ठीक है। अगर 7 वेक्टर जोड़ने हैं तो 8 साइड वाले पॉलीगन यानी ऑक्टागन की साइड्स के अलोंग रखते हैं, ठीक है। और जो n+1वीं साइड होती है यानी जो लास्ट साइड होती है वो क्या दिखाती है, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से, आपकी बुक का एग्जांपल है उससे बना करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर A है, ये इस तरीके से कोई वेक्टर B है, ठीक है, इस तरीके से वेक्टर C है, ये ऐसे मान लीजिए वेक्टर D है, और इस तरीके से ये वेक्टर E है। इनको हमें ऐड करना है, किसके, पॉलीगन लॉ का यूज़ करके। तो हम इन वेक्टर्स की क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी इनको इन्हीं प्लेन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया वेक्टर A, बाहर लिख देता हूँ इसके, और इसके टिप पर ये उठा करके रख दी वेक्टर B की टेल, वेक्टर B के सिरे पर इसको ऐसे C को ले आके रख दिया, ठीक। C के यहां पर ऐसे उठा करके D को रख दिया, और D पर ये उठा करके वेक्टर E को रख दिया। तो पॉलीगन लॉ कहता है कि जो छठवीं साइड होगी यानी ये साइड, ये क्या दिखाएगी, ये होगी हमारी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। ये कैसे होगी, देखिए ट्राइंगल लॉ का यूज़ करना है। वेक्टर A और B ट्राइंगल लॉ से मिलेंगे तो ये वेक्टर बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर A प्लस B। अब ये दोनों वेक्टर खत्म हो गए भाई, इन दो वेक्टरों ने मिल करके एक तीसरे वेक्टर को जन्म दे दिया विच इज़ A प्लस B। अब देखो ये वेक्टर A प्लस B की नोक पर वेक्टर C की क्या रखी, टेल रखी है। तो ट्राइंगल लॉ से ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी ये। अब देखो ये वेक्टर A प्लस B और C दोनों खत्म हो गए, इन्होंने ऐड होकर के A प्लस B में C ऐड हो गया, यानी ये हो गया वेक्टर A प्लस B प्लस C। अब देखो इस वेक्टर A प्लस B प्लस C के टिप पर क्या रखी हुई, D की पूंछ रखी हुई है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अब ट्राइंगल लॉ से जुड़ेंगे, और ये आपस में जुड़ करके इन्होंने ये वेक्टर दिया, यानी ये चौथा वेक्टर जो बना ये बना वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D। और इस वेक्टर की नोक पर वेक्टर E की पूंछ रखी हुई है, और इन दोनों ने मिल करके ये नया वेक्टर दिया। अब ये दोनों वेक्टर हमारे ख़त्म हो गए, इस वेक्टर में वेक्टर E और ऐड हो गया, तो और देखो हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, पॉलीगन लॉ ट्राइंगल लॉ के बार बार यूज़ से क्या दे देता है, हमें रिजल्टेंट दे देता है। तो ये हमारी कन्वेंशनल मेथड्स यहाँ पर अब
ख़त्म होते हैं। इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, और वो न्यूमेरिकल्स आपसे अब किसी भी तरह का वेक्टर एडिशन का न्यूमेरिकल होगा वो आपसे लग जाएगा। आप उन न्यूमेरिकल्स को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर, नीचे आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके चाहें तो जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की क्लास है उसमें भी ऐड हो सकते हैं। आप कहीं से भी हों, पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हों, अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं तो आप बेझिझक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा विद स्टडी मटेरियल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में। तो यहाँ पर हमारे कन्वेंशनल मेथड्स ख़त्म होते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर डिकम्पोजिशन, जिसको आप भूल करके भी मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा वेक्टर डिकम्पोजिशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।